नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह बड़ा ही संवेदनशील और टचिंग पॉइंट है। यह इसलिए भी है क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या कभी भी किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध इतने ज्यादा व्यक्तिगत आक्रमण किया गया हो। भारत के विपक्ष में कभी भी यह परंपरा नहीं रही कि सत्ता में बैठे हुए संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध इतना कटु, इतना कठोर और किसी स्तर तक जाके आलोचना, आक्रमण और व्यक्तिगत आक्रमण तक किए गए। यही नहीं, किन किन शब्दों से नवाजा गया, परिवार से लेके खुद संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, और यहां तक कि हद तो तब हो गई जब स्वर्गवासी मां को तक नहीं छोड़ा गया। कोई परंपरा नहीं, इसके पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं जब भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के विरुद्ध इतना कटु शब्दों में और इतने निचले स्तर पर जाके आक्रमण किया गया हो। जी, मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। क्या यही गलती है कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या यह गलती है कि पूरे जीवन संघर्ष किया? क्या यह गलती है कि पूरे जीवन तपस्या किया, सीखने की कोशिश की? उनके स्कूल टाइम के टीचर ने एक बार प्रश्नोत्तर के क्रम में बताया कि नरेंद्र एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थीं जो तमाम मेधा के होते हुए भी सबकी निगाह वहां से हटके नरेंद्र पर जाती थी। तो क्या था वो? 17 सितंबर 1950 को तब के संयुक्त बॉम्बे प्रांत के मेहसाणा जिले के वडनगर ग्राम में जिस बालक का जन्म हुआ, वह जन्म की घड़ी, जैसा कि हमारे यहां परंपरा है, जन्म की घड़ी को बांचा जाता है कि कैसा शुभ घड़ी है, कितनी शुभ घड़ी है, या उस घड़ी की अपनी क्या खासियत है। कुछ नहीं था विशेष। बड़े सामान्य मुहूर्त में जन्म लेने वाले एक बालक ने सब अपने कर्म से, सब अपनी तपस्या से अर्जित किया। छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे बचपन तक की जो संवेदनशील घटनाएं हैं, जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, बहुत लंबी कथा है, अगर शेयर किया जाए तो घंटे नहीं दिन लग जाएंगे। छोटी छोटी घटनाएं मन में एक अजीब सा सम्मान का भाव पैदा कर देती है एक बालक के प्रति। जब महज 12-13 साल के रहे होंगे मोदी जी, तो 1963 में अपने स्कूल की एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत के लिए उन्होंने एक नाटक का आयोजन किया। अपने साथियों के साथ मिलकर फंड एकत्रित करने के लिए एक नाटक खेला। 12-13 साल के बच्चे में तब इस भाव का जन्म लेना क्या अपने आप में एक अप्रतिम घटना नहीं? 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दरमियान जो सैनिक प्लेटफॉर्म पे आते थे, उनके लिए वह बालक स्वतः स्फूर्त भाव से चाय लेके दौड़ जाता था, निःशुल्क। 15 साल के बालक में इस भाव का जन्म लेना महत्वपूर्ण ही नहीं, क्या रेयर नहीं दिखता है? और अनवरत यात्रा ऐसी 1970 में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी संघ से जुड़े और 74 में यह यात्रा देखिए, कर्मपथ देखिए। 74 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और उसमें बहुत सक्रियता से भाग लिया। महज 24 साल 23 साल की उम्र थी और तब तत्कालीन सरकार की निगाह में थे
और इसलिए 75 की इमरजेंसी में उनको उनको भूमिगत होना पड़ा। 80 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और 85 में एक औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उनका प्रवेश हुआ। सन 1986 में जरा यात्रा देखिए। सन 1986 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। संगठन, राष्ट्रीय महासचिव संगठन। तमाम उनकी उपलब्धियां मेरे सामने हैं, मैं कुछ नोट करके ले आया हूं। अगर आपको बताऊं, 2001 में जब ये राष्ट्रीय महासचिव 1996 में बने थे संगठन भारतीय जनता पार्टी की, उसके पहले देखिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रही हो, 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा रही हो। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य आयोजक की भूमिका में रहे और 96 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन बने। 2001 में ऐसा समय आया जब गुजरात में एक ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश थी जो केशुभाई पटेल को रिप्लेस कर सके, और तब नाम चुना गया नरेंद्र मोदी जी का। बहुत लालसा के साथ बढ़ के नहीं आए, अनिच्छा थी, लेकिन कहा गया नहीं तुम जिम्मेदारी उठाओगे, तो नरेंद्र मोदी जी बढ़ के आगे आए और मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। एक साल में 2002 में चुनाव आसन्न था। एक साल में जब चुनाव आसन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इन्होंने कहा कि आप, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आप इनको यहां से मुक्त करिए, दोनों लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। और जब राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको बने रहने दीजिए और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने फिर मना कर दिया, बोला फिर मुझे नहीं किसी और को चुन लीजिए मुख्यमंत्री पद के लिए। और फिर राष्ट्रीय संगठन को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाना पड़ा, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गया। और लगातार फिर 2 के बाद 7 के बाद 12, आप जानते हैं, पराक्रमी विजय लगातार हासिल करती गई। 2007 में मैं कुछ डेटा देता हूं। 2007 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया कि भारत में सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन है। नरेंद्र मोदी जी 2007 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गए। 2014 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट प्रकाशित की। कितना दिन हुआ था? 2001 में चीफ मिनिस्टर बने, 2014 की बात थी, अभी प्राइम मिनिस्टर बने थे। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में इनका नाम प्रकाशित किया। टाइम मैगजीन आप सब जानते हैं, दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मैगजीन। 2014 में टाइम मैगजीन ने ही अपने उनके जो रीडर्स थे उनसे एक पोल कराया और उस पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुनाई। आगे देखिए, 2014 में ही फोर्ब्स मैगजीन, आप सब जानते हैं फोर्ब्स पत्रिका दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है, उसने मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नरेंद्र मोदी को चुना। 2020 में पैराडिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जरा इसके पीछे का स्पिरिट देखिए, क्या कहा गया कि पैंडेमिक यानी कि कोविड के समय में जितना एक डॉक्टर या साइंटिस्ट लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया, उससे ज्यादा एक राजनेता ने प्रभावित किया, और इसलिए पैराडिक नोबेल प्राइज नरेंद्र मोदी जी को 2020 में दिया। एक ऐसे देश को जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में पिछले पायदान पे खड़ी थी, उठा के चौथी पायदान पे लाके दुनिया में खड़ी कर दिया। देश की प्रतिष्ठा, देश की साख, देश की ऊर्जा एक नए स्वरूप, नए कलेवर में पैदा किया। ऐसे प्रधानमंत्री के विरुद्ध यह विपक्ष कैसा प्रचार कर रहा है? कौन कौन खड़ा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, यह सब पिता द्वारा सौंपी हुई परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अगर अपने बल से चुन के आना होता
अपनी तपस्या से, अपने संघर्ष से, अपने कर्म से अगर चुनाव लड़के आना होता तो शायद ये कारपोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। पिता की बनाई हुई लेगेसी, हाँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया था, लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपने छात्र जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया था, और करुणानिधि साहब दक्षिण में, उन्होंने भी एक लंबी संघर्ष यात्रा रही। लेकिन उनके बोए हुए फसल को, उनकी रखी हुई थाती को ये लोग काट रहे हैं और कैसा आक्रमण करते हैं, किन किन शब्दों से नवाजते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि इस देश में नेपाल जैसी घटना घटेगी, जब कहते हैं कि मोदी चुनाव हारेगा और जनता जूते से मारेगी। अरे कौन सा संस्कार है? सपने देखने से सत्ता पा जाओगे? कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। भारत की जो परंपरा है वह कहती है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि, न कि मनोरथ है। खाली मनोरथ पैदा हो जाएगा तो उससे तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी क्या? सत्ता के संघर्ष में हो, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति तो सत्ता के लिए संघर्ष है, लेकिन सत्ता के संघर्ष में उतरे हो तो उस कर्तव्य पथ के जो तैयारी है उसको करो ना, जनता के बीच जाओ ना, जनता के मुद्दे उठाओ ना। वाणी, जुबान, संस्कार और इस देश की तहजीब को खराब करके क्या लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहते हैं? याद रखिए, इस देश की जनता बहुत सुलझी हुई है। अब आपका कोई कार्ड नहीं चलने वाला है और यह सारे दाव उल्टे आप पर पड़ने वाले हैं। इसलिए एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आइए, मेहनत करिए, जनता के बीच जाइए, जेन्युइन मुद्दे उठाइए और भारत की भाषा संस्कार की जो परंपरा रही है उससे सीखिए। बड़ों के प्रति इज्जत और अच्छे शब्द निकालिए, सम्मान का भाव रखिए। सपने देखने से सत्ता नहीं मिलती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करिए और भारत की परंपरा में शामिल होइए। अगले एपिसोड में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।